हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। दक्षिणी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज आपने DT7 टेस्ट दिया है एंड आई होप क्वेश्चंस वेर वेरी इजी, सब आसानी से दे रखे होंगे। और कुछ लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा। गैस स्टेट के कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ 8-10 प्रॉब्लम्स हैं आपके इनऑर्गेनिक से भी थे, एक दो क्वेश्चन एमओटी से थे। तो जो बेसिक चीज़ है आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट करती है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पहले जाइए और DT7 का PDF जाके प्रिंट करा के लाइए, उसको रख लीजिए और उसी पे स्क्रिबल कर लीजिए आपने क्या गलतियाँ की। यहाँ जो मैं बताऊंगा उसके और क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। और इसको आप नोट करके रख लीजिए और फिर रिवाइज कीजिए जब आपको मौका मिले। आप जो है हफ्ते में 1 घंटे या 2 घंटे इस चीज़ को रिवाइज करने में रखिए। जैसे संडे को आप देखिए कि लास्ट संडे को मैंने क्या टेस्ट दिया था, उसको आप फिर से बनाने का प्रयास करें। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप सभी के पास एक PDF भेज दिया गया है, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सब लोग। जो आपका पहला प्रश्न था इनऑर्गेनिक से है, that CCl4 is inert towards hydrolysis but SiCl4 is readily hydrolyzed। क्यों? आपको पता है CCl4 किस में है, सेकेंड पीरियड में है। क्लियर? SiCl4 कौन से, थर्ड पीरियड में है। तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। और एक में है CCl4, इसके पास क्या है, इस SiCl के पास क्या है जो CCl के पास, CCl4 के पास यानी कि कार्बन के पास ऐसा क्या नहीं है जो आपके सिलिकॉन के पास है। एंड हम उसको बोलते हैं एक वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल। सो इससे क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो क्या होगा, आपके पास एक एक्स्ट्रा रूम अवेलेबल है। जो इनकमिंग ग्रुप होंगे, जो इनकमिंग आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसके लिए आपके पास एक वैकेंट रूम अवेलेबल है। तो ये इसको एकोमोडेट कर सकता है और 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सिलिकॉन ऐसे हमने बनाया, ठीक है। सो एक क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे है एंड ये क्लोरीन यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या है, बहुत अच्छी बात है, ये स्टेबल था। पर हाइड्रोलाइसिस की बात की मतलब क्या, वी आर गोइंग टू ऐड वाटर। सो वाटर मीन्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हियर एंड वाटर में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? क्लोरीन 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 बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको पॉजिटिव बना दिया, सिलिकॉन को पॉजिटिव बना दिया। फाइन, सिलिकॉन इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये सेंटर चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक और इसके पास अच्छी बात क्या हो गई, इनके पास एक एक्स्ट्रा रूम भी है जो मैंने बताया कार्बन के पास अवेलेबल ऐसा रूम नहीं है। कार्बन हमेशा क्या हो सकता है, p में है ना, कार्बन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो सारा का सारा जो p ऑर्बिटल है, सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं। किसके कारण, क्लोरीन के कारण। तो क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा रूम नहीं है तो गेस्ट को नहीं बुला सकता, पर इनके पास रूम है तो ये क्या करेंगे, गेस्ट को बुला सकते हैं और एडिशन हो सकता है। और ये जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का, वो क्या है, SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। SN2 यानी कि ये जाके ऐड होगा, फिर क्या होगा, एक क्लोरीन, आपको पता है ना SN2 मैकेनिज्म, आप पढ़ते रहोगे, नहीं पढ़े हो तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि एक SN2 मैकेनिज्म होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में पहले क्या होता है, एडिशन होता है, ये यहाँ के ऐड हो जाएगा, फिर क्या होगा, एलिमिनेशन, इनमें से कोई एक ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडिशन प्लस एलिमिनेशन विल गिव यू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 चीजें आपके पास आती रहेगी, चिंता मत कीजिए, आप मजे से पढ़ोगे, चीजों को पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मुझे मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, मुझे पॉजिटिव सेंटर चाहिए। सिलिकॉन बोलेगा कि इन क्लोरीन के कारण मैं पॉजिटिव हो रखा हूं, आप मेरे पास आ सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं,
तो आप यहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हो। तो आया यहाँ पे, और ये क्या 5 बॉन्ड बना सकता है, यानी ऑक्टेट को भी आगे, ऑक्टेट से भी आगे निकल सकता है। अगर आप देखोगे ऑप्शन देखते हैं, कार्बन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट बट सिलिकॉन, ये कारण है सिलिकॉन के ऑक्टेट एक्सपेंड करने का, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो सबसे पहले आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स तो समझ में आता है कि क्या है सिग्मा, क्या है पाई। सिग्मा का मतलब है कि पूरा एक्सियल इन द लाइन क्या होगा, ओवरलैप होगा, और ये क्या होगा, लैटरल ओवरलैप होगा। लैटरल ओवरलैप किसका होता है, पाई बॉन्ड्स का होता है, वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग। ये सारी बातें आपको पता है, उनके अंदर नहीं जाते हैं। पहला मॉलिक्यूल है हमारा HNO2, सो मैं HNO2 लिख रहा हूं, और HNO2 का स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। अगर लेविस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या दिखता है आपको कि N डबल बॉन्ड एक बनता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा दिखता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे दिखा भी सकते हो या आप चार्जेस पे दिखा सकते हो, तो मैं ऐसे दिखाने का प्रयास करता हूं। बॉन्ड गिनेंगे, एक सिग्मा, सॉरी यहां एक पाई यहां दिखा, तो एक ही सिग्मा होने, नंबर ऑफ, क्वेश्चन इज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, सेम नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। यहां पे एक पाई है तो एक ही सिग्मा होना चाहिए, बट आपसे कि यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा है, और काफी जगहों पे इसे भी आप सिग्मा बॉन्ड बोलते हो। बट अगर आप वो भी ना मानो तो वहां पर दो सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या, अगला ऑप्शन है HCN, ड्रॉ करते हैं HCN। तो HCN अगर आप ड्रॉ करो, क्या होता है HCN, H सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, 1 पाई 2 पाई 1 sigma here 1 sigma, so we have 2 sigma plus 2 pi bonds, 2 sigma और 2 pi bond हैं। so yes, HCl is the correct option for the question number 2। question number 3 क्या है, the structure and hybridization of SiCH3 का चार्ट है भाई, तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है यार। टेट्रा मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, so we are having SiCH4 sorry 4 times, क्या होगा, कितने हैं इसके पास, आप देखो कौन से ग्रुप में आता है, कार्बन वाले ग्रुप में आता है, कार्बन फैमिली का सेकंड मेंबर है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ग्रुप जुड़ा है, यानी कि 4 बॉन्ड बना रखा है। सो व्हाट वी कैन से 4 बॉन्ड पेयर, चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, वो सब के सब खर्च हो गए हैं बॉन्ड बनाने में, तो क्या इनके पास लोन पेयर होगा, नहीं, 0 लोन पेयर। 4 plus 0 is equal to 4, that gives me sp3, क्या देगा, sp3 देगा, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो मैंने बनाया है SiCl4 बनाया है। यहाँ पे आप क्लोरीन को हटाइए और आप मिथाइल ग्रुप को जोड़ दीजिए, यू विल हैव SiCH3 4 टाइम्स, सो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, क्लियर, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है आपके पास है pyridine, आपके पास pyridine है, सो लेट्स ड्रॉ द pyridine फर्स्ट। सो वी ड्रॉ, सो एक यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, एक बॉन्ड यहाँ पे है। अब क्या करना है, पूछ क्या रहा है कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री का मतलब है, सिंस ये pyridine है, ये एक इसमें रेजोनेंस हो रहा है, दिस इज द एरोमेटिक मॉलिक्यूल, एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, दिस नाइट्रोजन एक प्लेन में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप सर्च करोगे इसमें कौन सा जो आपका स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। अदरवाइज इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, क्लियर, लोन पेयर होता है, कितने बॉन्ड है खोजते हैं हम, एक सिग्मा बॉन्ड यहां दिख रहा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहां दिख रहा, पाई बॉन्ड्स को नहीं गिनते हैं हम, तो हमारे पास 2 सिग्मा प्लस ये क्या है 1 लोन पेयर,
ठीक है। सो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज टोटल 3। 3 मीन्स sp2। sp2। और जब sp2 की बात करते हैं तो कौन सा आपके पास ज्योमेट्री आता है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनार। ये जो प्लेनार है इसीलिए ये जो होता है एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल रेजोनेंस, अवेलेबल रेजोनेंस जो है पॉसिबल हो पाता है। आपको पता है रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा, तो रेजोनेंस के होने के लिए प्लेनार, एक रिंग करंट, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज योर क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनार। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। क्वेश्चन 5 क्या है देखते हैं सारे लोग। क्वेश्चन 5 है हाउ मेनी फ्लोरीन xenon फ्लोरीन बॉन्ड एंगल्स on 90 degree are present in HCF4. So first of all you should know what is the hybridization, after that what is the symmetry, then you will be able to calculate. So HCF4, I am going to write it HCF4. Total number of valence electrons 8, out of 8 4 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? 4, 4 by 2, 2 lone pairs are available. Clear? Valence electrons 8, out of that 8 electrons 4 जो है फ्लोरीन के द्वारा बॉन्ड बना लिए होंगे। कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर का मतलब है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 4 by 2 लोन पेयर्स। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, टोटल 6। 6 का क्या मतलब होता है? sp3d2। सो sp3d2। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड ज्योमेट्री क्या होती है? sorry, I need to be very careful while drawing geometry, very careful. You have to be very careful. These are very important. Xenon at the center. There is one axial up the plane, down axial plane. Is this clear to everyone? This is a standard geometry for sp3d2. Clear? Now let's put everything. You have 2 lone pairs. तो क्या होगा? वो लोन पेयर कौन सी जगह पे जाएंगी? दिस इज द एक्सियल पोजीशन। ऑल द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लोन पेयर्स ये कौन सा जगह अपना चाहते हैं? ये चाहते हैं इनको एक्सियल पोजीशन मिले। क्यों? क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे जो रिपल्सन होता है वो बहुत दूर होता है। ये और ये दोनों क्या है? काफी दूर हैं, तो इन दोनों के बीच का रिपल्सन काफी दूर होगा, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि मुझे एक्सियल पोजीशन मिले। तो चलिए, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, डाउन द प्लेन, हम देख नहीं पा रहे हैं, डाउन द प्लेन, ठीक है, एंड दिस इज अबव द प्लेन। सो दिस इज 2 लोन पेयर्स, हमने लिख दिया, रख दिया। आगे क्या है? 4 फ्लोरीन है, सो लेट्स राइट इट। 4 फ्लोरीन वी हैव, one here, the another here, and the last one here. Okay, now the question is asking how many 90 degree angle, which one? This one, this angle they are talking about. 1 2 3 4। बोलोगे सर जी 90 डिग्री दिख नहीं रहा मुझे, 90 डिग्री दिख नहीं रहा, क्योंकि आप क्या है सामने से दिख रहे हो। अगर इसको आप ऊपर से देखो, इसको आप ऊपर से देखो, लोन पेयर के पास पहुंच जाओ, फिर देखो, तो जब लोन पेयर के पास पहुंच जाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और आपको क्या पता है, ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 होता है, तो टोटल 4 एंगल होंगे जो 90 होंगे। सो दिस इज योर 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो हाउ मेनी? देयर आर 4 सच टाइप ऑफ एंगल्स आर पॉसिबल। क्लियर? ओके, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे सारे लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 वी आर सॉल्विंग नाउ। क्वेश्चन 6, व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज अ नॉन जीरो dipole moment? Okay, so question number 6 we are going to solve. Question 6, non-zero dipole moment. So mu should not be equal to 0. देखते हैं क्या क्या है।
PCl5. PCl5. So you know the structure. I am directly going to draw the structure. PCl5 क्या हो जाएगा बताइए? कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। ये दोनों एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल करते हैं और तीनों एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल करते हैं। सो देयर इज नो डायपोल मोमेंट। तो इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता, इसमें डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। इसमें म्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है? SO3। SO3 क्या होता है? प्लेनर होता है। प्लेनर होता है कैसा होगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, ठीक है। अगला देखते हैं PF2Cl3। आप बोलोगे सर जी इसमें तो होगा, मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ड्रॉ करके देखता हूं। PF2Cl3 लाइक दिस। Sorry, like this. So you have phosphorus here. Again, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो चाहता है एक्सियल पोजीशन। तो फ्लोरीन ऑब्वियसली ये दो पोजीशन आ जाएगा। जब फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा तो क्लोरीन को जगह नहीं मिला, क्लोरीन यहीं पे है। सो अगेन ये जो क्लोरीन है वो अपना आपका जो है डायपोल मोमेंट इस प्लेन में क्लोरीन है और एक्सियल पोजीशन फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन ऐसे कैंसिल, क्लोरीन इस प्लेन में एक दूसरे को किया कैंसिल, तो यहाँ भी आपका म्यू हो गया जीरो। अल्टीमेटली चौथा ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन होने वाला है, बट देखते हैं कैसे। PF3 आई थिंक व्हाट द PF3Cl2। सो अब इसको ड्रॉ करते हैं फिर से उसी तरीके से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, यहाँ फ्लोरीन आएगा, बट एक और फ्लोरीन बचा हुआ है तो फ्लोरीन यहाँ आएगा, क्लोरीन यहाँ आएगा, क्लोरीन। तो इन दोनों ने तो कैंसिल कर लिया, बट अब यहाँ पे कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि दो क्लोरीन है एक फ्लोरीन है, तो अलग अलग प्रकार के ग्रुप आ गए हैं, तो कैंसिल होना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन प्रॉपर्टी। पहला इज कोवेलेंट कैरेक्टर। So lithium chloride, beryllium chloride. So if you see anions are same. सब के सब क्या है? Anions उसके क्या है? सेम है। तो जो भी आप इसमें दो तरीके के कॉन्सेप्ट लगाने का प्रयास कर सकते हो। एक तो आप फायांस रूल, नॉट फायांस, फायांस रूल। क्या बोलते हैं इसको? फायांस रूल बोलते हैं। हमें जो हमारे फायांस साइंटिस्ट हैं उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो फायांस रूल के आधार पे भी आप बता सकते हो, ठीक है, फायांस रूल के आधार पे भी बता सकते हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार। सो जैसे फायांस रूल ने बताया था कि अगर सिंस यहाँ पे एनायंस सेम है, सब के सब क्लोराइड है, तो अगर हम कैटायन की ही बात करें तो जब कैटायन पे चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है तो जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ जाता है। तो आप देखो लिथियम +1, बेरिलियम +2, क्या बोरोन क्या होगा? +3, कार्बन +4, तो +4 वाले के पास ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कंपेयर टू +1। तो यहाँ पे CCl4 ज्यादा कोवेलेंट होना चाहिए, तो गलत दे रखा है। या अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करो तो आपको क्या पता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो आयन क्या होते हैं? वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जब डिफरेंस बहुत कम होता है तो आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बहुत कम होती है और जो क्लोरीन है उसका क्या होगा? 3.16 होता है या 3 आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है मेटल्स के कारण क्या उसमें ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा, तो LiCl क्या होगा? आयनिक कंपाउंड बना रहे होंगे, तो ये तो गलत है। अगला देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लिखते हैं यहाँ पे हम फ्लोरीन हाइड्रोजन डॉट X some it can be anything, fluorine, nitrogen, oxygen, sometimes chlorine। तो आपको अब थोड़ा हल्का सा ध्यान देंगे सारे लोग यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है कि किसका क्या होना ज्यादा जरूरी है, किसके आधार पर हम ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस इज नॉट एक्चुअल बॉन्ड, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट एक्चुअल बॉन्ड। ये जस्ट अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूर से बैठा हुआ है, ये इसको अटैक करे, ये इसको अटैक करे, और कुछ नहीं।
तो ये जो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब ये जो अट्रैक्शन है ज्यादा कैसे हो, चार्ज ज्यादा, बेसिक थोड़ा सा मतलब जो बेसिक उसी भी बात करेंगे कि अगर चार्ज ज्यादा, सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो यू नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 by R स्क्वायर, करेक्ट। सो Q1 Q2, अगर Q1 Q2 ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर इस हाइड्रोजन पे, सिंस ये फ्लोरीन से जुड़ा है तो इस पे क्या आ जाएगा, ठीक। और यहां पे बात है कि ये जो X ग्रुप है, अगर इस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, तो क्या बोल सकते हैं कि इस पे चार्ज ज्यादा। तो X जो भी ग्रुप है, अगर इनके पास जो भी X ग्रुप है अगर उसके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो क्या बोलेंगे कि ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। दिट मीन्स H बॉन्ड जो है, H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो H बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, इस H पे कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा, ठीक है। H पे कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा, वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्लोरीन पे। फ्लोरीन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन में आपके पास F नेगेटिव भी दे रखा है, नॉट लाइक दिस, द सर्कलिंग अराउंड द चार्ज, दिस इज डन इन ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक में किया जाता है, बट यहां पे हम ऐसे ही करते हैं। सो F नेगेटिव वर्सेस F, बताओ किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, F नेगेटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसके पास Q2 ज्यादा है, F नेगेटिव के पास Q2 ज्यादा है। सो के Q1 Q2 सिंस दोनों में पॉजिटिव इज सेम, सो Q1 इज सेम फॉर बोथ, बट Q2 किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर व्हेन यू हैव F नेगेटिव, और इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जब आप F नेगेटिव की बात करते हो तो ज्यादा। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, थोड़ा देखेंगे सारे लोग। 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस OO बॉन्ड लेंथ इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्गेस्ट। सो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कैसे, बेरियम ऑक्साइड, सो नथिंग बट बेरियम ऑक्साइड, दिस इज O2 -2, then RbO2, this is given something like O2 negative, अब आ रहा है समझ में। then O2 obviously this is O2, and बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि सर इस पे O2 पे कितना चार्ज आएगा, so I'll tell you this is O2 positive। क्या सारे लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिख सकते हैं? अगर नहीं लिख सकते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कैसे इसको करना है। सो कहाँ शुरू करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान देंगे। आप चाहो तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, बट क्वेश्चन में आपके पास स्पीड, एग्जाम में आपके पास स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और कुछ चीजों को याद रखना, मैंने बताया है, कुछ चीजों को याद रखना बड़ा ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आयनिक इक्विलिब्रियम में आप डेरिवेशन नहीं कर सकते हो, पर क्यों, जो 1 घंटे की चीज है, आप एग्जाम में आपके पास समय नहीं है तो उसको डिराइव करें, करेक्ट, उसको याद रख लेते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर याद करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है, उससे -2 एक चार्ज किया कम, -1 एक चार्ज किया कम, 0 एक चार्ज किया कम, सॉरी एक चार्ज बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, तो क्या पॉजिटिव आया, तो ये क्या होगा, ये आपका 1 होगा, दिस इज 1.5 होगा, दिस इज 2.0 होगा, और दिस इज 2.5 होगा। क्लियर? तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर आपको याद किया जा सकता है, आप याद रख सकते हो। और क्या है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कैसे पूछते हो बताता हूं मैं। जब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी भी बताती है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एग्जैक्टली अट्रैक्शन बताता है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका मतलब है कि अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब कि स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, जब दो लोग नजदीक हैं तो आपसी प्रेम ज्यादा होगा, नजदीक हैं तो आपसी प्रेम ज्यादा होगा, दूर चले जाएंगे तो आपसी प्रेम थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, हैं? तो सेम इसके साथ है, दो ऑक्सीजन अगर नजदीक हैं तो क्या होगा, स्टेबल हैं,
बॉन्ड ऑर्डर बताएगा कि कौन कितना स्टेबल है, नजदीक है तो स्टेबल है, दूर है तो कम स्टेबल है। और बॉन्ड ऑर्डर बताएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। क्या बता रहा है, हम देख रहे हैं इन सब में सबसे कम स्टेबल क्या कौन होगा, O2 -2, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। सबसे कम स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा दूर, सबसे ज्यादा दूर मतलब कि 149 पाइकोमीटर। प्लीज अंडरस्टैंड, गो टू योर हाइड्रोजन चैप्टर एंड यू विल सी कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का बॉन्डिंग कितना होता है। दिस इज वेरी हाई, 149 पाइकोमीटर। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट कि क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको आप याद, दे आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। एमओटी की बात करो तो O2 नेगेटिव हमेशा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप देखिए, पढ़िए मजे से। तो O2 नेगेटिव का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, इनको याद रखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिस इज अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स। सो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि अमीन्स का जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे होता है। ठीक है, प्राइमरी अमीन्स बोलने का यही मतलब है। आपने देखो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर होता है, अल्कोहल कैसे बताते हैं कि कोई भी अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो हमको क्या देखना पड़ता है, जो ऑक्सीजन, अल्कोहल का जो O है, ऑक्सीजन है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर कार्बन प्राइमरी हो तो आपका अल्कोहल प्राइमरी होता है। क्लियर। बट अमीन्स के साथ ऐसा नहीं होता। अमीन के साथ क्या होता है कि आपका जो नाइट्रोजन, अमीन्स का जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन का N अगर एक कार्बन से जुड़ा हो, दैट इज योर प्राइमरी अमीन। अमीन का जो N नाइट्रोजन, वो अगर दो कार्बन से जुड़ा हो, दैट इज योर सेकेंडरी अमीन। एंड सिमिलरली 3 के साथ टर्सरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, ये आपका अमीन्स का आपको डिग्री बताता है। अगर कार्बन की बात करो तो कार्बन, अल्कोहल्स में कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वो आपको अल्कोहल का डिग्री बताता है। ठीक, चलिए बातें करते हैं। हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है C4, हाइड्रोजन कितने हैं 11, देन 1 नाइट्रोजन। तो सबसे पहले कि क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड होगा नहीं होगा, तो आपने देखा हो जब भी मैं ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूं तो मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता कर लेता हूं। क्या होगा, CN, आप कैसे बोलते 2n + 2 माइनस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन होल डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास टोटल 4 हैं, तो 4 × 2 8 + 2 10 माइनस हाइड्रोजन, 10 माइनस हाइड्रोजन इज -1 प्लस नाइट्रोजन टोटल 0। सो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 0। व्हाट डज इट मीन कि ना तो ये साइक्लिक होगा, ना ही इसमें कोई डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। यही होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का, से क्या हेल्प मिलता है, यही होता है। हाँ? तो यानी कि सारे के सारे सिंगल चेन होंगे, डबल बॉन्ड कहीं नजर नहीं आएगा, साइकिल कहीं नजर नहीं आएगा। तो चलिए हिट एंड ट्रायल मेथड करें, बहुत ही स्लो जाएंगे ऐसे प्रश्नों में। मैंने क्या बताया, ऐसे प्रश्नों का आप प्रैक्टिस इनफ कर लीजिए कि एग्जाम में समय ना लगे। सो क्या है, शुरुआत करते हैं, कैसे होगा बताइए। C4 यानी कि 4 चेन देते हैं, 1 2 3 4 नाइट्रोजन। दिस इज द वन ऑफ द अमीन। ये हो सकता है क्या, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है। और क्या हो सकता है बताइए, ये हो सकता है क्या, स्टिल नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है। सो दिस टू आर द पॉसिबल प्राइमरी अमीन्स। कब, जब ये चेन हो, एक चेन में 4 कार्बन। और पॉसिबल वेज क्या हो सकता है, चेन को छोटा करते हैं, चेन को ऐसे बना लेते हैं, तो यहां एक आ सकता है। और क्या पॉसिबल वे है, एक नाइट्रोजन यहां आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 1 हियर 1 हियर 1 हियर 1 हियर, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 प्राइमरी मीन्स। क्लियर। क्वेश्चन 10 सारे लोग क्वेश्चन 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 10 पढ़ेंगे।
क्वेश्चन 10 है टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर ऑफ ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. लेट्स ड्रॉ दैट. वी हैव साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट. सो बॉन्ड हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. साइक्लोहेक्सेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेगुलर स्ट्रक्चर है. हमारे पास ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल हैं. देखिए मैं कैसे करता हूँ, मेरा तरीका क्या है बताने का. जब भी आपको ऐसे ट्राइमिथाइल हो, डाइमिथाइल हो, बेंजीन में भी ऐसा आ सकता है. बेंजीन में आपको ट्राइमिथाइल पूछा जा सकता है कितने आए पोजीशन आइसोमर बनेंगे, तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम. यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज, पोजीशन चेंज करेंगे. पोजीशन चेंज करने के लिए क्या है, सिंपल. ट्राइमिथाइल का क्या मतलब है, ये कहीं ना कहीं एक मिथाइल तो होगा. तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ एक मिथाइल को यहाँ पे फिक्स करने जा रहा हूँ. एक मिथाइल को मैं यहाँ क्या करूँगा, फिक्स कर दूंगा. फिक्स करने के बाद क्या क्या पॉसिबल वेज हैं. एक कार्बन पे आप देखो, इस एक जितने कार्बन हैं, इस कार्बन पे क्या हो सकता है, पॉसिबल वेज आर. कार्बन पे 2 मिथाइल आ सकते हैं या एक मिथाइल आ सकते हैं, यही पॉसिबल वेज हैं. 3 तो आ नहीं सकते, तीनों यहाँ पे लगा नहीं सकते. 5 बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं. क्या पॉसिबल है, कार्बन पे या तो 2 आएंगे या अलग अलग कार्बन पे एक एक आएंगे, ऐसा हो सकता है. मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पहले एक कार्बन पे 2 मिथाइल रखने जा रहा हूं. तो देखते हैं डिफरेंट कार्बन कितने टाइप के हैं. यहाँ पे एक ये कार्बन है जो इसके बराबर है. दूसरा मैं ए लिखता हूं, मैं यहाँ पे बी लिखता हूं. ये जो बी कार्बन है ये बी के बराबर है, और ये सी है. यहाँ की अगर आप देखिए ध्यान से, इसमें 3 अलग अलग प्रकार के कार्बन हैं. 3 अलग प्रकार के कार्बन हैं, तो वहां पे आप 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ सकते हैं. तो जब आप 2 मिथाइल जोड़ेंगे तो मैं एक बना के बताता हूं आपको. क्या, फिक्स्ड मिथाइल. जब ए पे जुड़ेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज नंबर 1. इसी तरीके से आप 2 मिथाइल को यहां पे जोड़ सकते हो, 2 मिथाइल को यहां पे जोड़ सकते हो. टोटल कितने आएंगे हमारे पास, 3 आएंगे. कब, जब आपने एक मिथाइल को फिक्स करके 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे डाला है, तो टोटल आ गए 3. अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं फिर से. एक मिथाइल को आपने फिक्स किया, एक मिथाइल को आपने फिक्स किया, दूसरे मिथाइल को यहां डाला, तीसरे मिथाइल को यहां डाला, यानी कि तीनों एक साथ है. ठीक है, दिस इज द 4th वन. फिर से हम करने जा रहे हैं. एक मिथाइल को यहां डाला, गैप डाला, दूसरे मिथाइल को यहां, तीसरे मिथाइल को यहां. क्लियर. 5th वन. 6th कैसा होगा, एक मिथाइल फिक्स. याद रखिए मैं हर जगह एक मिथाइल को फिक्स है. अब हर मिथाइल को घुमाने लगोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, किसी एक को फिक्स करना बड़ा जरूरी है. तो मैंने इसको फिक्स किया. आप बोलोगे सर जी इस मिथाइल को यही रहने दीजिए, तो क्या ये नया नहीं बन जाएगा, कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या, बना के देख लेंगे. पर जब आप ऐसा बनाओगे तो क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं. इसको ऐसे घुमा दो, 180 डिग्री घुमा दो, ऐसे पलट दो सीधा, तो ये आ जाएगा आपका. प्लेनर है तो पलट सकते हैं, बट नॉट प्लेनर, दिस नॉट द प्लेनर, सॉरी. बट जब आप इसको घुमाओगे तो कुछ ऐसे, हाँ आप स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं कर रहे हो, तो आपको ये वाला मिल जाएगा. जब ये मिल जाएगा तो 5th और 6th के बीच कोई डिफरेंस नहीं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक दूसरे प्रकार का आइसोमर जो पॉसिबल है वो ऐसा है. ठीक है, 6th वन. क्या और पॉसिबल्स हैं, नहीं, कोई पॉसिबल अदर पॉसिबल वेज हमारे पास नहीं. ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल 6 आइसोमर्स आ सकते हैं. टोटल 6 आइसोमर्स आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. बोलेंगे सर ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे. रूम पे बैठिए, जितने भी प्रश्न आपको दिखते हैं ऐसे इस प्रकार के, सबको कलेक्ट कीजिए. 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खूब. जब आप एग्जाम में आओगे तो आपको तुरंत आपका हाथ चलने लगेगा कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है. इंपॉर्टेंट थिंग इज रूम में आप कितनी प्रैक्टिस करते हो वही आपके एग्जाम में दिखेगा. ठीक है, रूम का प्रैक्टिस आपको जो है एग्जाम में दिखता है. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. 2 स्ट्रक्चर हमारे पास हैं, 2 स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं. छोटा स्ट्रक्चर्स, दिस इज C डबल बॉन्ड,
O, ठीक है, दिस इज द वन हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि फंक्शनल ग्रुप पहचाने के, ओह सॉरी, आई ऑक्सीजन इज आल्सो देयर। सो फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे एस्टर है, यहाँ भी एस्टर है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। इसका ये मतलब है कि फंक्शनल आइसोमर तो नहीं होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं किया। ऑप्शन बोला वन इज एस्टर अनदर इज एसिड, नो नहीं। दूसरा, जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आप देखेंगे इस फंक्शनल ग्रुप के दो हाथ हैं, एक वाले में ये ग्रुप जुड़ा था, ये ग्रुप जुड़ा था, दूसरे हाथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दो ऐसा जुड़ा है। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी ऐसा दिखे X, दिस कैन बी फंक्शनल ग्रुप, इट कैन बी ईस्टर, इट कैन बी ईथर, इसके दो हाथ होते हैं, क्लियर। ये A है, ये B है, X A डैश B डैश, ये तो है ना, X X, यहाँ पे A और B था, यहाँ पे बदल गया, अब A की जगह पे A डैश आ गया, कोई दूसरा ग्रुप आ गया, B की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप आ गया B डैश। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन्स, आपको मैं समझा दूं, नंबर ऑफ कार्बन्स, कुछ और चीज, नंबर ऑफ कार्बन्स बराबर होने चाहिए, मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। दिस इज द केस ऑफ मेटामर्स, दिस इज द केस ऑफ मेटामर्स। ये मेटामर्स पता करने का सबसे आसान तरीका है, क्या कीजिए आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है। और याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है या नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था नहीं था, तो आप क्या करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 6 12, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, 6 प्लस 6 12, दोनों जगह 12 हैं। यस, दिस इज अ पॉसिबल केस ऑफ मेटामर्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे कि अगर ग्रुप सेम है और आपने क्या किया है, चेंज कर दिया है बगल वाले ग्रुप, इंटरचेंज कर दिया है, या इसी में आप उसने फेरबदल कर दिया है, चेन को बड़ा कर दिया, चेन को छोटा कर दिया, सब्स्टिट्यूशन डाल दिया, ठीक है। पर आप क्या करो, फिर नया ग्रुप नहीं ऐड कर सकते, प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी नया ग्रुप ऐड नहीं करना है, कोई भी ग्रुप को निकालना नहीं है। मेटामर्स में कोई भी ग्रुप को नहीं निकालेंगे, कोई भी ग्रुप को ऐड नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप के साथ खेल सकते हो, ग्रुप को जहां मन वहां जोड़ सकते हो, उठा के कहीं ले जा सकते हो। गिवन दैट ये x की तरह दिखना चाहिए, ये इस तरीके से दिखना चाहिए, आपने क्या किया, इसको उठा के यहां डाल दिया और कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से क्या है कि आप इसको समझिए। पर याद रखिए अमीन्स की बात करेंगे, अमीन्स सी सी सी, ठीक है। आप बोलोगे सर इस कार्बन को उठा के मैं यहां रख दूं, मीन्स सी 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 नाइट्रोजन। आप बोले हैं अभी अभी 3 + 1 सॉरी 2 + 1 3, 3 + 0 3, दिस इज हाइड्रोजन। इज दिस मेटामर्स? नो, दिस नॉट मेटामर्स। क्यों भाई साहब, मैंने बोला x को x की तरह दिखना चाहिए, बट दिस इज सेकेंडरी अमीन, दिस इज प्राइमरी, बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, आपने फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज कर दिया, तो नहीं, ये आपका मेटामर्स नहीं होगा। आगे बात इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप से होना चाहिए। हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, हम लोग काफी लेट हो रखे हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस हैविंग इंट्रा अंडरलाइन ए इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो पहला ही ड्रॉ कर लेते हैं, वी आर गोइंग डूइंग क्वेश्चन नंबर 12 हियर। पहला क्या है आपके पास, डाउन, पहला है इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन इज हियर, देयर इज अ लोन पेयर, देन यू हैव ऑक्सीजन हियर, देन यू हैव हाइड्रोजन हियर। सो इफ यू सी हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज है, यानी कि पहले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दूसरा, ऑक्सीजन जो आपके दो OH ग्रुप हैं वो काफी दूर हैं, तो ऐसा रिंग नहीं बना सकते। रिंग आपको पता है कि रिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है,
रिंग क्या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। आप थर्मोडायनामिक्स से चीज़ों को पढ़ रखे हो, मैं रिपीट नहीं करूँगा। ओके, सो जो आपका सेकंड मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, OH, OH काफ़ी दूर है, नहीं बना सकते। थर्ड मॉलिक्यूल OH, OH 180 डिग्री अपार्ट है, नहीं बना सकते। फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए H2 होना चाहिए भाई ना, तो H2 है ही नहीं। हाँ, आपका लास्ट मॉलिक्यूल है, इसकी बात ही कर ले। लास्ट मॉलिक्यूल में क्या है देखते हैं। You have C double bond O here, then you have O here, then you have fluorine here, then you have hydrogen here. So yes, this is very stable hydrogen bonding, 6 membrane, very stable hydrogen bonding is here. So please understand, आपका मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 5 दोनों में आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, पॉसिबल है। कैसे पता किया? मैंने खुद से ड्रॉ करने का प्रयास किया तो देखा कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे चीज़ों को। जब भी COOH आए, COOH आए, यहाँ पे OH आए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। आपको पता है, आप जाके देखोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सारी चीज़ों में इसका हेल्प होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको हेल्प करता है। चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 आ गए हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पर। बड़ा ही आसान प्रश्न है। द परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की वेरी सिंपल। मैंने क्या बताया, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लेट अस अज्यूम 100 grams of molecules, 100 grams of compounds. So let 100 gram. So out of this 100 gram, carbon is how much carbon? 40%. 100 ग्राम का 40% होता है 40 ग्राम। सो लिख दिया मैंने 40 ग्राम कार्बन है। कार्बन इज 40 ग्राम। कैन वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? ऑब्वियसली यस, डिवाइड बाय 12 मोलार मास। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.3। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 13.3%। सो 13.3 ग्राम डिवाइड बाय 1, so this is 13.3. then we have nitrogen. nitrogen कितना है? 46.7%, that is 46.7 gram divide by 40, this is coming to be 3, again 3.3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं अगर आपको परसेंटेज गिवन हो। लेट अस अज्यूम 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मैंने मान लिया। फिर उस 100 ग्राम से परसेंटेज के आधार पे हम ग्राम्स ऑफ पार्टिकुलर एटम्स निकालते हैं। मैंने निकाल लिया। जब ग्राम्स निकल गया तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कैसे? डिवाइड बाय देयर मोलार मास। मैंने निकाल लिया। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोज एटम्स आ जाएंगे, आप क्या करोगे? जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे, उस सारे बहुत सारे नंबर आएंगे, 3.3 आया है, 13.3 आया है, 3.3 आया है, जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे सब में भाग दे देंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? डिवाइड बाय 3.3, डिवाइड बाय 3.3, डिवाइड बाय 3.3। देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 1। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं चाहिए हमें। कार्बन 0.75 नहीं हो सकता, 0.75 एटम नहीं हो सकता। या तो 1 होगा, नहीं तो 0 होगा, नहीं तो 2 होगा। आधा कार्बन एटम की बात नहीं करते। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली काम करेगा। सो यहां देखोगे 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा आपका CH4N। क्लियर? क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। 13 के बाद आ गया 14 क्या बोल दिया हमें, देखते हैं। The number of moles of hydrogen moles required to produce 20 moles of ammonia। हैबर्स प्रोसेस की बात कर रहा है। 14 में हैबर्स प्रोसेस का रिवर्स रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, यानी कि अमोनिया से कैसे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बनेगा। सो यू हैव अमोनिया हियर इन गैसियस फॉर्म्स। मैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं लिखूंगा, मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। सो विल गिव यू N2 प्लस H2। क्लियर? सो N2 कितना है? 2 नाइट्रोजन है तो 2 यहाँ लिखेंगे। 3 × 2 6 हाइड्रोजन है तो 3 यहाँ लिखेंगे। लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। ओके, क्वेश्चन है
20 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 मोल देता है 3 तो 20 देगा कितना 30 मोल्स, बस 30 मोल्स ऑफ H2। आपको इस क्वेश्चन को 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज। क्वेश्चन 15 इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल, सॉरी 15 is the units of van der Waal gas constant A. Van der Waal gas constant A. So you know P plus AN square y v square होता है। आपने van der Waals गैस पढ़ा है ना, P plus AN square y v square multiply with V minus NB is equal to nRT। van der Waal equation of gas, real gas पढ़ा था। और क्या पता है, अगर आप साइंस के अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि सेम यूनिट वाले को ही जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। आप ये वॉल्यूम में से एटीएम को नहीं घटा सकते। वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम से वॉल्यूम ही घटेगा, यानी मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब ही होना चाहिए। मीटर क्यूब में से एटीएम नहीं घट सकता, मीटर क्यूब में से टेम्परेचर नहीं घट सकता, मीटर क्यूब में से आप केल्विन घटा तो नहीं हो सकता। तो सेम यूनिट के साथ आप जोड़ सकते हो, सेम यूनिट के साथ आप घटा सकते हो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत सा बेसिक लॉजिक है जो आप फिजिक्स में, जब भी आप फिजिक्स की शुरुआत कर रहे होते हो तो बेसिक फिजिक्स में आप इसकी बातें करते हो। तो जब प्रेशर है, जब दोनों को जोड़ा जा रहा है तो इस टर्म का जो यूनिट होगा इस पूरे टर्म के यूनिट के बराबर होना चाहिए। सेम यूनिट से जोड़ सकते हैं, सेम यूनिट से घटा सकते हैं। प्लीज मैं अंडरस्टैंड, आप जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सीख रहे हैं उसको नोट करते चले जाओ। तो आप सेम यूनिट से जोड़ सकते हैं और सेम यूनिट से ही घटा सकते हैं। तो जोड़ रहे हैं मतलब कि सेम यूनिट होना चाहिए, यानी कि आप सिर्फ यूनिट की बात करें तो P इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, सिर्फ यूनिट की बात करेंगे तो, यानी कि जो P का यूनिट होगा, जो AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर का, मैं लिख देता हूं, यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ AN स्क्वायर V स्क्वायर। ठीक है, P का यूनिट क्या होता है, एटीएम। सो एटीएम इज इक्वल टू A का यूनिट जो नहीं पता है मुझे, N स्क्वायर यानी कि मोल स्क्वायर बाय क्या होगा, लीटर स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो A का यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, एटीएम, ये लीटर स्क्वायर आके मल्टीप्लाई होगा लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर होके डिवाइड हो गया तो मोल माइनस 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, E जो आपका करेक्शन फैक्टर है, प्रेशर करेक्शन फैक्टर है, उसका यूनिट हो जाएगा। इसको आप याद कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से तुरंत बना सकते हो। सिमिलरली V माइनस NB, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ B। V क्या क्या होता है, लीटर होता है, N क्या क्या होता है, मोल होता है। सो लीटर इज इक्वल टू मोल इनटू B, सो B क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, क्या B क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अगला प्रश्न, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। आप R की कौन कौन सी वैल्यू जानते हो, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, एक यूनिट ये जानते हो। सिमिलरली दूसरी यूनिट क्या जानते हो, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, बोल सकते हैं। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस कहां कहां आ रहा है, पर केल्विन मोल यानी कि टेम्परेचर और मोल, टेम्परेचर और मोल दोनों में, टेम्परेचर केल्विन में है, दोनों में टेम्परेचर मोल में है। तो टेम्परेचर और मोल से तो यानी अमाउंट ऑफ गैस से तो कोई मतलब नहीं है हमें, दोनों में हमने सेम ही टेम्परेचर लिया, सेम। क्या डिफरेंट लिया है, डिफरेंट लिया है आपने वॉल्यूम, डिफरेंट आपने क्या लिया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम और यूनिट ऑफ प्रेशर, दोनों में डिफरेंट लिया है। दिस इज एसआई यूनिट, ये है एसआई यूनिट, यानी कि आपने यहाँ पे लीटर ना लेके आपने मीटर क्यूब लिया है, आपने यहाँ पे मीटर क्यूब लिया है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया है एटीएम की जगह पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया है। तो जब आप प्रेशर की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट दोनों को बदलते हो तो आपने देखा कि R का जो वैल्यू है वो बदलता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज होती है, इसके अलावा भी एक और वैल्यूज आती है, आप चाहो तो कैलोरीज में लिख सकते हो, हैं कैलोरीज में लिख सकते हो। तो जब आप यूनिट्स बदलते हो, जब यूनिट्स बदलते हो तो क्या है, R की वैल्यू बदल जाती है, सिग्निफिकेंस नहीं बदलता, यूनिट्स बदल जाती है। ठीक है, तो क्या है आपको इसका वॉल्यूम
एंड प्रेशर। वॉल्यूम एंड प्रेशर का जो यूनिट अगर आपने बदल दिया तो आर की वैल्यू बदल जाती है। ठीक है क्या? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 की भी बातें करेंगे। ओके, क्वेश्चन 17 क्या है? इन द फॉलोइंग कंपाउंड विच एम इफेक्ट पॉसिबल ऑन फेनॉल। सो लेट्स ड्रॉ दिस 17, क्वेश्चन नंबर 17 ड्रॉ करते हैं जल्दी से ही। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इसको ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन हियर, देन वी हैव ऑक्सीजन हियर। इसको थोड़ा सारे लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। So I am writing the Kekulé structure. ठीक है, ओके। So which M effect possible on underline on by the ring on the ring? तो आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है और रिंग में भी जा सकता है। तो जब ये ऐसे जाएगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे आ रहा है। अब ध्यान से देखो, आपके पास एक N ग्रुप है, एक M ग्रुप है, सॉरी एक N है और ऑक्सीजन है, N है और ऑक्सीजन है। तो जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है? बेंजीन रिंग की तरफ जा सकता है। इलेक्ट्रॉन तो बोले सर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। फाइन, नो नॉट ए प्रॉब्लम, बट यस देयर इज अ पॉसिबल। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे नहीं रहता। पॉसिबिलिटीज कि इलेक्ट्रॉन्स रिंग में भी जाएगा। तो जब रिंग के अंदर जाएगा तो क्या हो रहा है? आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन अंदर रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है माइनस एम का ऑन द रिंग। क्या है? ऑन द रिंग दिखा रहा है। ये नाइट्रोजन क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है अंदर की तरफ। तो क्या होगा? रिंग पे कौन सा होगा? रिंग पे आपको कैसा दिखेगा? रिंग पे आपको दिखेगा माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसके पास तो कोई पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है? पोलराइज ऐसे ही होता है। जब ये ऐसे पोलराइज होगा तो ये जो रिंग का इलेक्ट्रॉन क्या बाहर की तरफ आएगा। रिंग का इलेक्ट्रॉन जब बाहर की तरफ आएगा तो ये क्या दिखाएगा? प्लस एम इफेक्ट ऑन द रिंग, प्लस एम इफेक्ट ऑन द रिंग। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट ऑन द रिंग दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज आई थिंक रिंग नंबर, दिस इज रिंग नंबर 2, दिस इज रिंग नंबर 1। तो रिंग 1 पे दिखना चाहिए प्लस एम और रिंग 1 पे दिखना चाहिए प्लस 2। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि रिंग कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, रिंग कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, तो नाइट्रोजन के कारण रिंग पर दिख रहा है माइनस एम, रिंग पर दिख रहा है माइनस एम, तो रिंग दिखाएगा प्लस एम। रिंग पर दिख रहा है ऑक्सीजन के कारण प्लस एम, तो रिंग दिखाएगा माइनस एम। अगर हम रिंग की बात करें, यहाँ रिंग की बात नहीं करें, रिंग पर क्या दिख रहा है। ठीक है, तो था शब्दों का खेल है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन 18, सो क्वेश्चन 18, एसिडियम कैटायन हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव, सो क्या है, क्या हो सकता है बताइए? रेजोनेंस। ऑक्सीजन लोन पेयर, इट कैन गो लाइक दिस, सॉरी ट्रिपल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 1 इज मोर स्टेबल देन 2। सो आप बताओ कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। ऑक्टेट ऑफ ईच एटम्स। तो सर्च करते हैं। इस कार्बन के पास 1 2 3 यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। सो 1 जो है ऑक्टेट पूरा नहीं है,
तो 1 का स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। इसकी बात करते हैं। कार्बन की ऑक्टेट देखें तो 1 2 3 4 बॉन्ड यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन का ऑक्टेट पूरा है और यहाँ पे लोन पेयर होता ही आपको पता ही है। सो 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 8, दिस इज ऑक्टेट पूरा। सो ऑब्वियसली जैसे ही ऑक्टेट पूरा हो गया, स्टॉप देयर, 2 इज मोर स्टेबल देन 1, 2 इज मोर स्टेबल देन। ठीक है, सो ऑक्टेट पूरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप रेजोनेंस क्वेश्चन जितने ज़्यादा बनाओगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 का, कार्बन का और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे कार्बन के पास मात्र 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? सो दिस इज 1 इज 2 इज मोर स्टेबल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 बोला है C1 और C2 बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट। सो मैं ड्रॉ नहीं करता हूं, यहाँ पे काफी समय लगेगा। C1 C2, सो C1, ओके मैं एक चीज ड्रॉ कर लेता हूं ताकि शायद एक ड्रॉ कर लेता हूं ताकि बताने में आसानी रहे। आपके पास ये है, यहाँ कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, और दिस इज द 1, और मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं लास्ट वन, ट्रिपल बॉन्ड, एंड हियर वी हैव डबल बॉन्ड हियर। ओके, सो इनकी बात करते हैं। सो ये क्या करता, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सो पॉसिबिलिटीज है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर रेजोनेंस नहीं हो रहा, पर मैं फिर से आपको बता दूं, ऑब्वियसली आंसर तो रेजोनेंस के आधार पे ही दोगे कि सर ये नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, इन तीनों में, इन दोनों के बीच रेजोनेंस नहीं हो रहा, बट ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस है, पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस है। इट मींस ये जो कार्बन है 1, ये जो कार्बन है 2, इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड मतलब कि शॉर्टर बॉन्ड कंपेयर टू द सिंगल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड से थोड़ा सा लंबा होता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से थोड़ा सा छोटा होता है। तो जैसे इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो C1 C2 क्या हो, शॉर्टेस्ट हो जाएगा इन द केस ऑफ रेजोनेंस। पर आपको बता दूं कि इन केस में क्वेश्चन ऑप्शन 1 2 3 में भी आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं, और आपको याद आएगा समथिंग कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो इसके पास भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। जब क्वेश्चन पूछे कि क्या आता है, जी हाँ आता है। क्यों? हाइपर कंजुगेशन के कारण। क्यों? हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन के कारण भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है, पर उसको यहाँ पे आप नेग्लेक्ट करोगे क्योंकि रेजोनेंस जो है वो तो भैया सबसे आगे निकल जाएगा। रेजोनेंस आगे निकलेगा कि नहीं? यहाँ पे एक है अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप बोले सर कैसे, आपको देखो नो बॉन्ड रेजोनेंस के पास तो नहीं थी ना, दैट्स व्हाट हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन तो ये बॉन्ड टूटता है, रेजोनेंस आएगा, इवन दो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो हाइपर कंजुगेशन के कारण मिलता है वो क्या बहुत ही कम है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हो यहाँ पे। पर यहाँ पे ट्रू रेजोनेंस दिख रहा है, इसलिए आप हाइपर कंजुगेशन को भूल गए। पर अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता तो आपको हाइपर कंजुगेशन कंसीडर करना पड़ता। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाओगे, जितने क्वेश्चंस बनाओगे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 का आपने ऑप्शन देखा, फोर्थ ऑप्शन पर करेक्ट है। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द इफेक्ट इंडक्टिव, मेसोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट्स। सो मेसोमेरिक के लिए डबल बॉन्ड खोजेंगे, पहले में नहीं है, दूसरे में है, पर डबल बॉन्ड किसमें होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन में कंजुगेशन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप ड्रॉ करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में ड्रॉ कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर 2 ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्लोरीन है, लोन पे वी हैव, तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता तो इसके कंजुगेशन में होता और रेजोनेंस की बात हम सोच सकते थे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। यस, ऑप्शन 3 में रेजोनेंस आसानी से हो सकता है क्योंकि कंजुगेशन है।
तो मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको ऑप्शन 3। देखिए कंजुगेशन में हाइड्रोजन क्यों लिखा? हाइड्रोजन लिखा ताकि आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया लगे। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा, इस ग्रुप के कारण इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे तीनों इफेक्ट दिखेंगे, तीनों इफेक्ट दिखेंगे। Which of the question 21 which will be the least stable resonating structure? So 21 क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है। इसने पूछा लीस्ट स्टेबल, तो जिसका ऑक्टेट पूरा होगा वो मोर स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, उसकी बातें नहीं करेंगे। और सबसे कम चार्ज होना चाहिए। चार्जेस जितने कम हो उतना हमारा फायदा है, उतना स्टेबल बनेगा। चार्जेस कम होने चाहिए, चार्जेस कम होने चाहिए। तो मैं देखूं किसमें चार्जेस कम है। पहले वाले में 2 ही चार्ज हैं, दूसरे वाले में 2 ही चार्ज हैं, तीसरे वाले में 4 चार्ज हैं। भाई साहब 4 चार्ज हैं, मुश्किल हो जाएगी इनको। सो थर्ड ऑप्शन सबसे अनस्टेबल है, थर्ड ऑप्शन सबसे अनस्टेबल है। दूसरी बात कि चार्जेस अगर हैं भी तो नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ये होता है ना। पर अगर आप ध्यान दो तो कार्बन पे पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव डाल रखा है। यस, ज्यादा चार्जेस हैं, ज्यादा चार्जेस हैं, तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, नहीं कर सकते। चार्जेस ज़्यादा है, मुश्किल हो गया। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेट अवे देखना है और लगा देना है। ठीक है, ओके। जब भी NO2 आए तो एक फनी केस में आपको बताता हूँ। NO2 जब भी है ना, रेजोनेंस के केस के लिए क्वेश्चन जब भी आपसे NO2 का पूछा जाए तो देखना बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, ऑप्शंस में पूछेगा कि इनमें से कौन सा गलत है क्वेश्चन। इनमें से जैसे जनरल क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, सो कौन सा ऑप्शन गलत है। उसके लिए इसमें क्या होगा, सर्च कीजिए ऐसा ऑप्शन जिसमें नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड बना रखा हो, दैट इज योर आंसर। जनरली क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे कि जब भी आपको रेजोनेंस की बात करो, नाइट्रोबेंजीन की बात करेंगे या सब अदर ग्रुप विथ नाइट्रोबेंजीन, क्वेश्चन इज विच वन इज द रॉन्ग, इनकरेक्ट। और एक ऑप्शन होगा जिसमें नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बने, दैट इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग। सो प्लीज इनका ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following group shows plus m greater than minus I effect? Plus m greater than minus. This is a simple knowledge based question। और आपको पता है कि फ्लोरीन जिसमें हैलोजेंस हैं उसका माइनस आई प्लस एम से ज्यादा, दोनों होता है पर माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होता है। सेकेंड ग्रुप देखिए, सेकेंड ग्रुप एस्टर ग्रुप है। सो रेजोनेंस ऑक्सीजन का तो होगा ही, बट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकता है, सो यस इसका प्लस एम ज्यादा होता है। और अगर आप देखेंगे 3 माइनस एम दिखाएगा तो गलत बात है। और चौथा तो हो ही नहीं सकता। तो रेजोनेंस की बात करें तो सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन 22 सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 23 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट अ पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 में देखता हूँ। 23 में पहला ऑप्शन देखेंगे ध्यान से। रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एटम्स का मूवमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, एटम्स का मूवमेंट नहीं होता। नो मूवमेंट ऑफ एटम्स। आप बोलोगे सर कहां मूवमेंट दिख रहा है भैया, 2 यहां पे थे, 2 यहां पे हैं, रेजोनेंस हो सकता है। आपने ये बोला तो अब ध्यान से देखो, यहां पे कितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन बी, ठीक। अब आपको डबल बॉन्ड यहां पे लाना है तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर ये यहां गया, ये यहां गया, यहां पे कैसे आएगा,
यानी यहाँ पे तभी आएगा ना जब एक हाइड्रोजन को तोड़ोगे, इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ पे ले जाओगे, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन बी आ गया है और आपका बॉन्ड बन गया है। कंजुगेशन में नहीं है, ऐसे भी सोचते हो कंजुगेशन में नहीं, तो आपने मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन करवा दिया है। ये जो यहाँ पे आप दो हाइड्रोजन है, पहले यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन हुआ करता था, तो आप एटम्स के मूवमेंट को के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। एटम्स कहीं मूव नहीं करना चाहिए, एटम्स जो जहाँ पे वहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। पॉसिबिलिटीज है तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराइए, नहीं तो रहने दीजिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपने एटम्स का मूवमेंट कराया, तो ऑप्शन 1 ही आपका गलत हो गया है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 24 है विच इज लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन्स, लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन्स। सो कार्बन आयन्स की बात कर रहे हैं। कार्बन आयन का मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन। तो जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखते हैं क्या होता है, आपका काम क्या है, ये कार्बन है ये अनस्टेबल क्यों होगा? सबसे पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोनियन की स्टेबिलिटी देखने का तरीका मैं दिखाता हूँ। कार्बोकैटायन या कार्बोनियन अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये एक चार्ज स्पीसीज है, ये चाहता है कि इसके ऊपर का चार्ज कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो वो सारे ग्रुप, वो सारे मेथड जो इसके चार्ज को, इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, इस कार्बोनियन को स्टेबल बना देंगे। देखते हैं ऐसे हमारे पास क्या क्या स्टेबिलिटी है। NO2, NO2 क्या होता है? NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, -I भी दिखाता है, -M भी दिखाता है। तो पहले वाले ऑप्शन में NO2 बहुत दूर है, स्टेबल करेगा, स्टेबल करेगा, पर बहुत ज्यादा दूर है तो बहुत कम स्टेबल करेगा। -I आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट होता है, ज़्यादा दूर होता है तो -I का इफेक्ट कम दिखेगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस के आधार पर बताया जाता है। अगर डिस्टेंस बहुत दूर है तो इफेक्ट कम दिखता है। तो NO2 काफ़ी दूर है। ऑप्शन में थोड़ा सा 2 में नज़दीक आ गया, 3 वाले ऑप्शन में काफ़ी नज़दीक आ गया। चौथे ऑप्शन में तो NH3 ये भी एक -I ग्रुप है, ये भी काफ़ी नज़दीक है। तो जो नज़दीक है वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, इसको तो फायदा हो गया, मुझे तो यही चाहिए था, इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए मुझे, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो आप बोल सकते हो कि कार्बोनियन स्टेबल हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन 24 के बाद 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो, बता सकते हो क्या है क्रॉस कंजुगेशन। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। क्रॉस कंजुगेशन का मतलब है एक बार आइदर टाइम, या तो रेजोनेंस आप देख सकते हो, या तो ऐसे हो सकता है रेजोनेंस, या ऐसे हो सकता है रेजोनेंस, तो इसको बोलते हैं आप क्रॉस कंजुगेशन। सिमिलर इसको आपने क्या बोला, इसको आपने बोला क्रॉस कंजुगेशन। अगर ये कुछ ऐसा रहे, ये क्या होगा ऐसे, ये क्या होगा ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। इसको क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड, एक लाइन में एक फ्लो में बढ़ता चला गया, इसको एक्सटेंडेड कंजुगेशन बोलते हैं। और देखिए या तो ये ऐसे होगा, या तो ये ऐसे होगा, या ऐसे, एक साथ नहीं हो सकता, इसको आप बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। तो यही आपको खोजना है। पहले वाले ऑप्शन में अगर आप देखो तो यस पॉसिबिलिटीज है, पहले वाले में पॉसिबिलिटी, मैं कहा यहाँ ड्रॉ करता हूं। सो C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड, क्लियर। या तो ये एक बार में ऐसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, या ये ऐसे आके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देगा, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है। दूसरा वाला तो मैंने शायद यहाँ ड्रॉ ही कर दिया है। तीसरा वाला नहीं, तीसरा वाला तो एक्सटेंडेड एक रेजोनेंस हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, इसके आगे नहीं जा सकते। तो तीसरा सिंपल रेजोनेंस है, बट बाकी का दो है क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। सो आपको 1 और 2 करेक्ट है। Which of the following strongest -I effect? Strongest. That's all. NH3 ज़्यादा होता है।
माइनस है। NH3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होगा इसमें, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, इसमें आपको ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लीस्ट स्टेबल, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास बहुत सारा चार्ज होना चाहिए, तो मतलब चार्ज होना चाहिए। देखेंगे किसमें चार्ज है, तो पहले वाले में चार्ज नहीं है, तो पहला वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। दूसरे तीसरे में चार्ज है, ओके, तो मैं बना लेता हूँ जल्दी से। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। वन टू थ्री फोर। अब देखिए लिस्ट स्टेबल क्या हो सकता है, मैंने क्या बताया, चार्ज हैं तो स्टेबिलिटी कम हो गई, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। अब कैसे कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, ऑक्सीजन हमेशा अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है, कैसा होता है मोर इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा कैसे टूटता है, ऐसे टूटता है, ऐसे टूटता है, क्लियर, ऐसे टूटता है। ये कैसे टूटना पसंद करेगा, हमेशा ये ऐसे टूटना पसंद करेगा, यानी इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव आना ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, उस पे आना ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। क्यों, क्योंकि जब ये नेगेटिव जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के डबल बॉन्ड बना देगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा आएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा आएगा। अगर आपने इसका रिवर्स फ्लो करवाया है, पॉसिबिलिटीज है बट कम स्टेबल, पॉसिबिलिटीज है बट कम स्टेबल है। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आएगा आपके ऑक्सीजन पे आएगा। अगर कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे, यस पॉसिबिलिटीज आर देयर, पॉजिटिव हियर, नेगेटिव हियर, सॉरी नेगेटिव हियर, पॉजिटिव हियर, यस पॉसिबिलिटीज, बट आपने फ्लो उल्टा कर दिया है, फ्लो आपने ऐसे किया है, ऐसे वाला फ्लो आपका हुआ है जो इसके विपरीत है, तो नहीं, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये फ्लो ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन रखना पसंद है, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, बाकी एटम्स की तुलना में अच्छे से रख सकता है। इसीलिए क्या होगा कि ये जो आपने बनाएंगे यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्या होगा वो आपका, सॉरी दिस इज नॉट अ डबल बॉन्ड, दिस इज सिंगल डिजिटल, ठीक है, ये आपका लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन 28, you know this is aromatic, most stable, aromatic, resonance, resonance, so aromatic, then resonance but not aromatic, resonance है, sorry like this रेजोनेंस है बट नॉट एरोमेटिक। ये रेजोनेंस होने के बाद एरोमेटिक देता है, एरोमेटिक देने के बाद ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। ये क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में चला गया, तो ये जो नेगेटिव है क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल, ये भी स्टेबल हुआ है रेजोनेंस के कारण। बट इफ यू सी, ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास स्टेबिलिटी है बस और बस इस sp2 कार्बन के कारण, sp2 कार्बन के कारण, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यानी ABC। HCNO isocyanic acid has following resonating structure। so क्वेश्चन 29 देखिए क्या है, सबके पास है, देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया है, जिसके पास चार्जेस नहीं हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, सो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसके पास नेगेटिव, जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसके पास पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज दीजिए, थर्ड वाले में नेगेटिव चार्ज है, सेकंड वाले में नाइट्रोजन पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल और थर्ड वाला ज्यादा, सो 1 3 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 30,
132। कोड 30 क्या बोल रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो सिंपल है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये क्या बोल रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कब होता है? जब हाइड्रोजन को छोड़ दे और नेगेटिव चार्ज बना दे, तो ये जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड क्या मतलब है कि जितना ज्यादा H प्लस वो छोड़, H प्लस जितना ज्यादा सॉल्यूशन में दिखेगा, H प्लस तभी छूटेगा ना, तब ये बिछोड़ करने वाले, बिछोड़ मिलाने वाले, बिछोड़ मिलाने वाले जो हमारे एनायंस है वो स्टेबल हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ये तभी तो H प्लस को खुशी खुशी विदा करेंगे। तो ये अगर एनायंस सही है, स्टेबल है, तो H प्लस ज्यादा छूटेगा, H प्लस ज्यादा छूटेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा दिखेगा। तो अब इसको आप स्टेबल कीजिए। तो आपके पास है पहले वाले रिंग में कोई नहीं है स्टेबल करने के लिए, तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। पर सेकेंड रिंग में ऑक्सीजन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पुश होगा, तो क्या होगा? डेंसिटी कम होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो 2 इज मोर स्टेबल। 3 में ऑक्सीजन थोड़ा सा दूर चला गया है, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया, बट दिखेगा 1 से तो ज्यादा दिखेगा ना, 1 में कोई नहीं है, 3rd में ऑक्सीजन तो है। So 2, 3 and 1. 2, 3 and 1. Okay. Which of the following compounds show resonance? Resonance के लिए सबसे important है आपके पास डबल बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, conjugation, conjugation very important. 31 conjugation. Conjugation very important. Conjugate नजदीक होने चाहिए, एक छोड़ के एक होना चाहिए। तो पहले वाले में एक कार्बन बीच में आ गया है, नहीं, दूसरे वाले में भी दूर है, तीसरे में भी दूर है, चौथा ऑप्शन है जिसमें आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों एक दूसरे के कंजुगेशन में है। सो दैट्स द करेक्ट। 32 राइट ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लसम इफेक्ट। सो दिस इज वेरी सिंपल, यू शुड अंडरस्टैंड इट। आपको यहाँ पे ये या तो याद रख लो या आप इस तरीके से याद, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, जितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा वो किसी और को दे सकता है, और जितना ज़्यादा दे सकता है उतना प्लस साइन दिखाएगा। तो आप देखो हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं। हमारे पास हैं क्वेश्चन 32 ना, हमारे पास हैं ऑक्सीजन है, OPH है, देन हमारे पास है C डबल बॉन्ड OR। ये तो दे ही नहीं पाएगा भाई, सबसे पीछे इसको भगो, तो सबसे पीछे फेंको, इसको सबसे पीछे फेंकने वाले हैं। अच्छा और देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। ये OC डबल बॉन्ड O, करेक्ट, दिस इज व्हाट गिवन, यस। देन और क्या है? ONA, और क्या है? OPH, O के पास इलेक्ट्रॉन, O के पास इलेक्ट्रॉन, और कुछ है क्या? यस, NHNA, देखिए इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, सब दे सकते हैं। तो NHNA एंड ONA ये दोनों सबसे आगे निकलेंगे। अब इन दोनों के बीच झगड़ा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से किसी को दे सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के नहीं रख सकता ज़्यादा। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को खींच के रखता है, जिसके कारण वो किसी और को डोनेट नहीं कर सकता। जब वो डोनेट नहीं कर सकता तो रेजोनेंस अच्छे से नहीं दिखा सकता, प्लसम अच्छे से नहीं दिखा सकता। ठीक, NH पहले निकला, फिर ONA आया। जब ONA आया तो अब झगड़ा हो रहा है इन सब में कौन हो, तो OPH बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है मैं दूंगा, तो वो इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो तो किसमें NHNA सबसे आगे आ रहा, ऑप्शन 2, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो सारे लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, मैं 33 को सॉल्व करने जा रहा हूं।
ओके, क्वेश्चन 33 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। पहला है आपके पास CH3, CH पॉजिटिव CH3, सो कार्बन हियर, C पॉजिटिव हियर, कार्बन, so this is 3, this is 3, 6 alpha hydrogen hyperconjugation. Here again CH3, carbon positive, then O, CH3. Here you have resonance. The moment resonance comes, you can get the octet stability. Octet stability, सबसे stable, काम खत्म, most stable, most stable. Then, if you see the third, what do we have third? CH3, C positive, C double bond O, CH3. This is the, ये इंक्रीज करेगा पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या बताया, आयंस की स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं? पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव कम कीजिए, नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव कम कीजिए, कुछ हेल्प कीजिए बेचारे चार्ज को। तो ये पॉजिटिव को कम करने के लिए रेजोनेंस के हेल्प से आपने इलेक्ट्रॉन दिया, तो पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिला तो राहत पहुंची, थोड़ा सा क्या हुआ स्टेबल। इसको तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही मिल गया ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऑक्टेट हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, बेचारा गरीब है और उससे पैसे खींच रहा है, तो बड़ा मुश्किल है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे और बढ़ा रहा है, हमारा काम है कम करना, पर ये बढ़ा रहा है, तो क्या होगा, सबसे कम स्टेबल। सो दिस इज हाईएस्ट, देन कम्स 1 एंड देन कम्स 3। क्वेश्चन 34, which of the following cation is most stable? सेम सर्च कीजिए किसके पास ऑक्टेट स्टेबिलिटी प्रदान की जाए, यानी कि किसके पास जो होगा रेजोनेंस अवेलेबल होगा। तो देखिए किसके पास रेजोनेंस है, क्या किसी के पास है? नहीं है, देखते हैं किसके पास है। यस, ऑप्शन 3। इफ यू सी ऑप्शन 3, मैं अब सीधा ऑप्शन 3 ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये पॉजिटिव है, ये जैसे ही ऑक्सीजन अधिक में, इसको क्या है, रेजोनेंस के कारण इसको ऑक्टेट स्टेबिलिटी मिलेगी, ये डबल बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कार्बन को जो आपका कार्बोकेटायन का जो कार्बन है वो ऑक्टेट स्टेबिलिटी एंजॉय करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मैं हमेशा मैं बताता हूँ चीजों को पिन पॉइंट कीजिए। कार्बन पॉजिटिव है तो किसी तरीके से उसके पॉजिटिव कैरेक्टर को कम कीजिए, कार्बन नेगेटिव है तो किसी तरीके से उसको नेगेटिव कैरेक्टर को कम कीजिए, आप उस आयन को स्टेबल बना दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? ओके, सो नाउ वी आर एट फिजिकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन 35, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो लेट्स राइट दिस। सो P4 solid is given, please understand, 5O2 gas, P4O10 solid। सो अगर Kp लिखना है, क्या Kc लिखना है? Kc कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा, P4 का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 5। तो ये लिखा जा सकता है। तो आप सीधा क्या लिख सकते हो, Kc, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 36, हैबर्स प्रोसेस है, इसके लिए आपने Q लिखा है, सो दिस इज N2 प्लस H2 गिविंग यू 3 ना। क्वेश्चन क्या पूछा, रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, विच इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, यानी कि बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड कब शिफ्ट करेगा? रिएक्शन बैकवर्ड तभी शिफ्ट करेगा, मैंने क्या बताया, अगर आप प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ की बात करें, इस जगह पे बात करें, तो अगर आप Kc लिखते हो या Qc लिखते हो तो क्या लिखो, कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, एग्जैक्टली हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बढ़ा दो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया बढ़ा दो, ली चैटर्लियस प्रिंसिपल बोलेगा कि जो आप करोगे मैं उसका उल्टा करूंगा। आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है तो मेरा काम है कॉन्सेंट्रेशन कम करना, तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे होगा? रिएक्शन पीछे की तरफ चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया क्या होगा, खर्च हो जाएगा, सबके सब N2 और H2 में बदलना शुरू कर देंगे, यानी कि NH3 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। इक्विलिब्रियम में पहुंचने पे NH3 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। मतलब क्या है, जब आपने ज्यादा NH3 मिलाया, ठीक है, तो रिएक्शन इधर बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगा, कम होने लगा, और कम होते होते इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच गया। तो जब ये QC की बात की है तो QC तब है जब आपने अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया था, तो अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये वैल्यू ऊपर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, नीचे का वैल्यू बहुत कम है। जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे, यानी जब KC पे पहुंच जाएंगे, तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन यानी अमोनिया NH3 डैश का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ऊपर की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है, N2 आपका बढ़ गया है और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी आपका बढ़ गया है, यानी कि KC की जो वैल्यू है वो क्या है, कम हो गई है। तो आप देखो रिलेशन कौन सा है जो सही बता रहा है, Q जो होगा KC से ज्यादा होगा। क्वेश्चन 35 के बाद 37 देखते हैं। 37 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सेम फेज। सर्च कीजिए ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स सेम फेज में। पहला ऑप्शन SO2 गैस में है, ऑक्सीजन गैस में है, SO3 गैस में, दैट्स ऑल, टिक द आंसर एंड गो फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। हाँ, क्वेश्चन 38 फॉर द गिवन रिएक्शन करेक्ट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, सो व्हाट वी नो, Kp इज इक्वल टू Kc टू द पावर RT टू द पावर डेल्टा Mg। PCl5 वाला गैस लिखते हैं, सो इसमें डेल्टा Mg क्या है, इज इक्वल टू 1, सो Kp डिवाइडेड बाय Kc क्या हो जाएगा, RT टू द पावर RT। अब क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ इसको ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, इनटू Kc। R की वैल्यू क्या होती है 0.081 लिख सकते हो, टेम्परेचर T पॉजिटिव है, यानी ये वैल्यू कुछ न कुछ पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, Kc में कुछ ज्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो Kp आ रहा है, और जब ज्यादा वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब क्या है कि Kp तो ज्यादा होगा Kc से। कैसे, 2 में 1.5 मल्टीप्लाई किए तो क्या है 3 है, क्या बोल सकते 3 2 से ज्यादा है कि नहीं। आगे समझ में क्या कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है कि Kc में कुछ मल्टीप्लाई किया है वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तभी तो आपका Kp आया है, और वो क्या है 1 से ज्यादा है, तो आपका Kp ऑब्वियसली Kc से ज्यादा हो जाएगा। 39 की बात करेंगे, 39 क्या बोल रहा है, इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2, सो K इज 2, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि Kb just writing the values 4.4, so what we know Kf by Kb is K, so Kf क्या हो जाएगा Kb into K, so Kb is 4.4 into 10 to the power minus 4 multiply with 2, so this is coming to be 8.8 into 10 to the power minus 4। सर्च कीजिए 8.8 into 10 to the power minus 4। क्वेश्चन 40 क्या है, फॉर द रिएक्शन 2NO2 गिविंग N2O4 Kp by Kc, सो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसके डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng फॉर 1 minus 2 that is equal to -1, so Kp is equal to Kc
RT टू द पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो Kp बाई Kc इज इक्वल टू 1 बाई RT हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 41। कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। क्या करना है, SO2 गैस है, हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिविंग यू SO3, दिस इज K इज इक्वल टू K1, देन 2SO3 is 2SO2 plus O2, K is equal to K2, रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। तो क्या दिख रहा है यहाँ, SO3 आपके प्रोडक्ट में है, यहाँ पे रिएक्टेंट में है, तो इतना तो श्योर है कि रिएक्शन को उल्टा किया गया है। तो कैसे कर सकते हैं, जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, K डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई K1। जब इसको रिवर्स करेंगे तो, जब इसको रिवर्स किया तो क्या बन गया, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं लिख नहीं रहा, इसको जब रिवर्स करेंगे तो SO3 गिविंग यू SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 हो जाएगा। दिस इज मैं लिख ही देता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होगा। जब इसको आप रिवर्स कर दिए तो क्या होगा, SO3 गिविंग, क्या हम अभी भी इसके पास पहुंच पाए, नहीं। यहाँ पहुंचने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, K डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाई K1 स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई K1 स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट इज इक्वल टू क्या हो गया, यही रिएक्शन आपका क्या आ गया है, K2 हो गया है। सो K2 क्या हो जाएगा बताइए, K2 इज इक्वल टू 1 बाई K1 स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है, K2 इज इक्वल टू 1 बाई K1 स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है। 42 in the reaction C solid giving you CO2, the C solid plus CO2 giving you 2 moles of CO gas है सर। the equilibrium pressure is 12 atm, equilibrium pressure P total। so क्या है, आपको क्या पता है, 1 माइनस अल्फा गिविंग यू 2 अल्फा। ठीक है, तो दिस इज आपको नॉर्मल प्रोसीजर पता है हर चीज। सो क्या हो जाएगा बताइए, टोटल क्या निकलेगा, टोटल इज 1 प्लस अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही प्रोसेस हमने बताया है। टोटल इज 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, सो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा। व्हाट इज दिस, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल मोल्स, सॉरी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर की बात करना है तो डिवाइड बाय P टोटल, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस अल्फा इज आल्सो गिवन, अल्फा गिवन एज 50% यानी कि 0.5। सो आप क्या करो, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इनटू P टोटल क्या है, 12 ATM आई थिंक गिवन, यस 12 ATM। सिमिलरली 2 अल्फा यानी कि 2 इनटू 0.5 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इनटू 12। तो आपको क्या समझ में आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या आ गया है, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 क्या होता है, 1/3 इनटू 12 क्या होता है, 4 ATM। P CO2 क्या होगा, P CO2 हो जाएगा बताइए 1 बाई 1.5, सो दिस इज कमिंग टू बी 8 ATM। ठीक है, 8 ATM होगा। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, सॉरी नॉट पार्शियल प्रेशर, Kp निकालना है, करेक्ट, Kp निकालना है। सो Kp क्या होगा बताइए, Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 स्क्वायर, सॉरी CO स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यही होगा। सो लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना निकल के आया है, सॉरी दिस इज CO2 नहीं CO, 8 ATM। सो 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय PO2 कितना है, CO2 है आपका 4, सो दिस इज 8 into 64 by 4, सो कमिंग टू बी 16 ATM। सो आपका क्या आ जाएगा, 16 ATM आ जाएगा। 43 प्लीज, 43 क्या है, the vapor density of N2O4 at a certain temperature is 30.67. So the moment vapor density given
you can find average molar mass is 30.67 into 2. अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा बताइए? 4, देन क्या होगा? 3, 1. दिस इज द एवरेज मोलर मास. द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 पूछ रहा है. परसेंटेज, सो लेट्स राइट इट. N2O4 डिसोसिएशन के बाद आपको देता है 2 मोल्स ऑफ NO2. नॉर्मल प्रोसीजर 1 0 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा. ये प्रोसीजर है हमारा, नॉर्मल प्रोसीजर होता है. हमें अल्फा पता करना है. इनिशियल मास कितना था? इनिशियल मास, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे. इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 1 मोल ऑफ N2O4 आपने लिया था एक वेसल में, और वेसल को बंद कर दिया. गैसियस फेज रिएक्शन है, वेसल को बंद करेंगे. और जो इनिशियल मास है, मास कंजर्वेशन के अनुसार मास बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना नहीं चाहिए. आ रही है बातें समझ में? हमने N2O4 लिया, कितना? 1 मोल. जब 1 मोल ऑफ N2O4 आपने ले लिया तब वो 1 मोल ही रहना चाहिए. मैं 1 मोल, जितने नाइट्रोजन लिए, जितने ऑक्सीजन लिए, अगर 1 मोल लिया है तो कितना मास है? नाइट्रोजन 28 प्लस 64 कितना हो गया? 292 ग्राम. तो यानी आपने क्या किया? एक वेसल लिया, उसमें 1 मोल ऑफ N2O4 डाला, यानी कि उसमें 98 ग्राम N2O4 डाला, इनिशियल मास डाला और बंद कर दिया. रिएक्शन हो गया. इस N2O4 में से कुछ N2O4 क्या डिसोसिएट होके NO2 बना दिए. क्या उस वेसल में 98 92 ग्राम से बढ़ेगा या कम होगा? कुछ नहीं होगा. टोटल मास रिमेन्स 92 ग्राम. आ रही है बात समझ में? एक बड़ा सा वेसल लिया, 1 मोल N2O4 डाला, यानी कि 92 ग्राम N2O4 डाला, ढक्कन बंद कर दिया. रिएक्शन शुरू हुआ, डिसोसिएशन होना शुरू हुआ. कुछ N2O4 डिसोसिएट होकर इसमें पहुंच गए. क्या अब मैं वे करूं तो क्या वो 110 1000 2000 kg हो जाएंगे? नहीं, जितना लिया था पहले उतना ही होगा. तो इनिशियल मास रिमेन्स कांस्टेंट. तो आपको बातें आ रही समझ में? तो आप बताइए कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस. तो क्या? दिस इज द मोल्स ऑफ N2O4, दिस इज द मोल्स ऑफ NO2, टोटल मोल्स. क्लियर? व्हाट इज M एवरेज? टोटल मास बाय टोटल मोल्स. टोटल मास कितना होगा वेसल के अंदर? 92 ही तो रहेगा ना हमेशा. 92 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना होगा? 1 प्लस अल्फा. एम एवरेज कहां से लाएंगे? 61.34. सॉल्व कीजिए प्लीज. सो दिस इज कमिंग टू बी 92 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 61.34 प्लस 61.34 अल्फा. सो दिस इज कमिंग, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थोड़ा सा घटाएंगे. दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज कमिंग टू बी 0.3 by 61.34, अप्रोक्सीमेटली 50%. और पॉइंट अल्फा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.5. ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, 30/60 50 है. तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो. क्वेश्चन नंबर 44 प्लीज. यूनिट्स ऑफ केसी. सो यूनिट्स ऑफ 44 हम देख रहे हैं, सारे लोग देखेंगे 44 क्या है. यूनिट्स ऑफ केसी. केसी का यूनिट. सो केसी का एक्सप्रेशन लिख लेना पर N2 प्लस हाइड्रोजन कितने? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. केसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्यूब. ठीक. तो मैं लिखने जा रहा हूं यूनिट्स ऑफ की. अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन मोल
पर लीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। नाइट्रोजन का भी होगा मोल, कुछ नहीं है इसका भी, पर यहाँ पे क्यू है तो मैं क्यू डालूंगा। सॉल्व कीजिए ना, क्या दिक्कत है। ऊपर में 2 मोल है, नीचे में 4 मोल है, तो नीचे में 4 मोल बचे रहने चाहिए। ऊपर में 2 लीटर है, नीचे में 4 लीटर है, तो नीचे में 4 लीटर बचे होने चाहिए, सॉरी 2 लीटर बचे होने चाहिए। तो क्या उसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है, करके देखिए, तो आपका हो जाएगा लीटर पर मोल, तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उसमें कोई गुड रहस्य नहीं छिपा है, यही चीज है। आपके पास है एक रिएक्शन, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन में ले जाना है, करेक्ट। 45 रिएक्शन लिखते हैं, C2H4 प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू C2H6, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा N माइनस, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो किधर की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम करेंगे तो भी प्रोडक्ट की तरफ ही जाएगा। अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गया, ली चैटर्जी बोलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कम कीजिए, तो फिर भी ये प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो ओके, तो आप डिक्रीज करें टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करें, हर केस में आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड में आपका C2H6 बन रहा है। तो यस, अगर आप इन तीनों प्रोसेस को करते हो तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होगा और आपका रिएक्शन फॉरवर्ड है। ठीक है, तो आपका चारों ऑप्शन, सॉरी तीनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आज के क्वेश्चन थे आराम से बनाए जा सकते थे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो जो हम इंटरेक्टिव सेशंस करते हैं टेलीग्राम पे आप पूछो, या जो भी इंटरेक्टिव सेशंस होता है मंडे को होगा या ट्यूसडे को होगा, आप मैसेज डाल दो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आराम से मजे से पढ़ाई करते रहिए और चीज़ों को नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।